नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में कौन कौन से तथ्य लिखे गए हैं, प्रस्तावना के बारे में हमें आज संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो हम देखते हैं प्रस्तावना जहां से संविधान का स्टार्ट होता है। तो संविधान का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? प्रस्तावना होता है। ठीक है, इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उद्देशिका। अब प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? उद्देशिका का मतलब होता है एक ऐसा प्रारूप जिसके अंदर उद्देश्य लिखे गए हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये हुई नाम की चर्चा। अब अगली बात देखते हैं कि उद्देशिका का विचार हमने कहां से ग्रहण किया। तो प्रस्तावना का विचार यह हमने ग्रहण किया आपके उद्देश्य प्रस्ताव से। कहां से ग्रहण करा? उद्देश्य प्रस्ताव से। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के समक्ष, और उसके बाद उस उद्देशिका को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये किसने प्रस्तुत करी? तो इसका प्रस्तुतिकरण किया था प्रस्तुत किया नेहरू जी ने। नेहरू जी ने इसका प्रस्तुतिकरण किया। कब किया? तो आप देखते हैं 13 दिसंबर 1946। इसको स्वीकार कब किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया आपके 22 जनवरी 1947 को। इस प्रकार से हमारे सामने उद्देश्य प्रस्ताव आता है, जिसमें 8 उद्देश्य लिखे हुए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में टोटल 8 उद्देश्य थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, और इसमें टोटल आपके 8 उद्देश्य मिलते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर हमारे संविधानज्ञों के द्वारा भारत के संविधान के आरंभ में प्रस्तावना को जगह दी गई। अब हम प्रस्तावना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या है। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। आप देखते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को। हम भारत के लोग भारत को। तो आप देखेंगे कौन सा शब्द कितनी बार आया है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कितनी बार है। तो भारत शब्द का उल्लेख आप देखेंगे 1 और 2। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संप्रभुता से युक्त। दूसरा है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, अब इसकी तारीख भी आपको ध्यान रखनी है। आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। यानी आपको ये पूरी तारीख भी याद रखनी है कि कौन सी तारीख को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। उसके बाद को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते। इसका भी सीक्वेंस पूछा जाता है कि प्रस्तावना में निम्न का सीक्वेंस बताइए, या आपको उसका क्रम बताना है। तो सबसे पहले आता है हम अंगीकृत कर रहे हैं, फिर उसको अधिनियमित कर रहे हैं, और उसके बाद हम आत्म अर्पित स्वयं को सौंप रहे हैं। इस प्रकार से हमारे संविधान की प्रस्तावना देखने को मिलती है। इसमें
क्या क्या बातें हैं, ये सारी बातें हम आगे चर्चा करेंगे। अगला हम देखते हैं इसमें, अगला आता है संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, इसके प्रमुख तत्व, इसे हम 4 तत्व या 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, इसे कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहला आएगा कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। अधिकार का स्रोत का मतलब है कि जो संविधान को कानून के रूप में ताकत प्रदान की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? तो इसमें हम देखते हैं, इसका स्रोत होता है आपके भारतीय जनता, यानी भारत का नागरिक, भारतीय जनता, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, भारत में जो संविधान बना है उसके अधिकार का स्रोत होता है। यानी लोगों ने ही संविधान बनाया है और लोगों के द्वारा ही सौंपा गया है और लोगों पर ही ये लागू होता है। इस प्रकार से भारत के संविधान के अधिकार का अंतिम स्रोत कौन है? भारत की जनता। ये पहला तत्व कि प्रस्तावना में संविधान का स्रोत किसे कहा गया है, तो भारत की जनता को संविधान का स्रोत बताया गया। अगली बात आती है भारत की प्रकृति। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत की प्रकृति कैसी बताएगी, हमारे भारत का नेचर कैसा रहेगा, वो सारा। तो आप देखते हो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पहले आपके आती है भारत की प्रकृति, नंबर फर्स्ट बताई गई है। भारत कैसा देश है आपके? संप्रभु। ये आपकी पहली प्रकृति, भारत एक संप्रभु देश है, संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद समाजवादी, अगले आ गई समाजवादी, अगली प्रकृति आएगी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, या इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं आपके धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद आपके आता है अगली प्रकृति है लोकतांत्रिक। भारत कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक एवं अगली प्रकृति है आपके गणतांत्रिक, गणतांत्रिक। इस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर भारत की प्रकृति में आप देखते हो, भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणतांत्रिक प्रकृति का बताया गया। भारत में संप्रभुता पाई जाती है, भारत किसी भी बाहरी ताकत के अधीन नहीं है, भारत में समाजवादी व्यवस्था विद्यमान है, भारत में सरकार का, राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश है। भारत में लोकतंत्र पाया जाता है, अर्थात प्रत्येक 18 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। और भारत का शासन का अध्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार से हमारे भारत की प्रकृति आपके सामने संविधान में आ सकता है। सवाल आएगा, निम्न में से कौन सी प्रकृति प्रस्तावना में नहीं बताई गई है, या कौन सी प्रकृति है या नहीं, असत्य, सत्य, ये सारे कथन आपको इस प्रश्न में देखने को मिलेंगे। अगला आता है कि हमारे संविधान में संविधान के उद्देश्य कौन से बताए। तो हमने अभी देखा कि संविधान की प्रस्तावना के अंदर संविधान के कुल 4 उद्देश्यों के बारे में हमने चर्चा करी। अभी 4 उद्देश्य कौन से हैं? तो सबसे पहले न्याय की प्राप्ति करना। पहला उद्देश्य हमने देखा प्रस्तावना में न्याय। न्याय के बाद आपने देखा नंबर 2, हमने देखा इसमें स्वतंत्रता। तो हमारा दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। तीसरा उद्देश्य आपके आता है समता, व हमने चौथा उद्देश्य देखा आपके बंधुता। कौन सा देखा आपने? बंधुता। इस प्रकार के भारत के संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में 4 प्रकार के उद्देश्य देखने को मिलते हैं। वे 4 प्रकार के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो हमने देखा यहाँ पर, पहला उद्देश्य न्याय की प्राप्ति करना, दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इस प्रकार से भारत के संविधान में संविधान की 4 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, जो आपके सामने है। अब अगला आता है कि हमारे देश का संविधान कब लागू होता है। लागू होने की तारीख भी कभी कभार पूछ जाती है कि निम्न में से भारत का संविधान प्रस्तावना के अनुसार, हालांकि लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान की प्रस्तावना के अनुसार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। आप देखते हो 16 अनुच्छेद
26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो संविधान की प्रस्तावना के अंदर लागू होने की तारीख हम देखते हैं 26 नवंबर 1949। ये आपको तारीख ध्यान रखनी, हिंदी वाला याद रहे ना रहे, विक्रमी संवत 6 है, मिति मार्गशीर्ष है, तो वो आपको ध्यान रहे तो ठीक है, लेकिन आपको यह तारीख याद रखनी है कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ। आगे के चरण में हम देखते हैं प्रमुख शब्दावली। हमारे संविधान के अंदर कुछ शब्दावलियां दी गई है, तो हम उसका क्रमशः अध्ययन करेंगे। ये शब्दावलियां क्या है, इसका मीन्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। पहली शब्दावली आती है संप्रभुता। पहली शब्दावली कौन सी है, संप्रभुता। अब यह संप्रभुता, सॉवरेंटी क्या होती है, तो संप्रभुता का तात्पर्य होता है भारत एक ऐसा देश है जो अपने कानून किसी बाहरी ताकत के दबाव में न आकर स्वतंत्र रूप से बना सकता है। तो संप्रभुता का मतलब होता है भारत अपने प्रत्येक कानून बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से बना सकता है। भारत किसी के अधीन काम नहीं करता, ये होता है आपके संप्रभुता का मतलब। आपको संप्रभुता समझ में आ गई है तो आप देखोगे 15 अगस्त 1947 को वैसे ही अंग्रेजों ने भारत को छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय ब्रिटिश सरकार के जो भी कानून थे वह पूरी तरह से निलंबित हो गए थे, पूरी तरह से भारत में समाप्त हो गए थे। अगले चरण में हम अगला देखते हैं। इस पे संप्रभुता के बाद अगला है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो दूसरा शब्द कौन सा है आपके इसमें, समाजवादी। तो नंबर दूसरी शब्दावली आ जाती है आपके समाजवादी। ठीक है, समाजवादी विचारधारा क्यों अपनाई गई, इसका मूल कारण क्या है, ये सारा हमें जानना है। तो आप देखोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारत में समाजवाद की व्यवस्था रूस के संविधान से ग्रहण करी है और भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव रखी। तो हमारे यहाँ पर कैसा समाजवाद पाया जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद पाया जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद पाया जाता है, अर्थात जनता के कल्याण के लिए सरकार कार्य करेगी, यही लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषता होती है। समाजवादी। उसके बाद अगली आती है आपके इसमें पंथ निरपेक्षता। अगला शब्द कौन सा आएगा इसमें, नंबर तीसरा शब्दावली है आपके पंथ निरपेक्षता। अब देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण के साथ पंथ निरपेक्षता शब्दावली मूल संविधान में, मूल प्रस्तावना में नहीं थी, इसे बाद में जोड़ा गया। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने के लिए, भारत को क्या करने के लिए, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्दावली को जोड़ा गया। तो पहली बात तो इसको जोड़ा कब गया, इसको बाद में जोड़ा गया। इतना ध्यान रखना है कि मूल प्रस्तावना में ये शब्दावली नहीं थी। तो कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये संविधान संशोधन ध्यान रखना है। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और उसके दौरान प्रस्तावना में 3 शब्दावलियां जोड़ी गई थी।
एक तो आपके जोड़ी गई थी आपकी कौन सी, एक तो जोड़ा गया था आपकी पंथनिरपेक्षता, उसके बंधुता और अखंडता, तीन शब्द आपके जोड़े गए थे। इसके द्वारा कौन कौन से शब्दावली जोड़ी गई, तो इसके दौरान जोड़ा गया। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्दावली को जोड़ा गया। अब इसका मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का मीन्स होता है भारत राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक, हमारे देश में किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। सरकार के लिए, राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। सरकार किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की नीति का क्रियान्वयन निर्माण नहीं कर सकती। आगे हम देखते हैं, अगली शब्दावली आती है पंथ निरपेक्षता, फिर आता है लोकतांत्रिक। अगली शब्दावली है आपके नंबर 4। अगली शब्दावली में आप देखते हो लोकतांत्रिक। कौन सी शब्दावली है आपकी, लोकतांत्रिक। अब देखिए, लोकतांत्रिक शब्दावली का मीन्स क्या होता है। लोकतांत्रिक शब्दावली का सीधा सा मतलब होता है कि देश के अंदर वयस्क नागरिकता के आधार पर या वयस्कता के आधार पर चुनाव देने का, मत देने का अधिकार होता है। ये होता है लोकतांत्रिक, यानी जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक तो बात है वयस्कता के आधार पर मत देने का अधिकार, एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा है जनता द्वारा चुनी गई, जनता द्वारा चुनी गई सरकार का शासन। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार का चयन कौन करती है, जनता द्वारा किया जाता है, और ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। ये इसका मीन्स होता है। नेक्स्ट विशेषता लोकतांत्रिक के बाद नंबर 5, लोकतांत्रिक के बाद आता है आपके गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा देश, एक ऐसा देश जहां पर शासन का अध्यक्ष, शासन का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और अपने भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है। हमारे यहाँ पर वंशानुगत रूप से शासन का अध्यक्ष चुनकर नहीं आता, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है। राष्ट्रपति का चुनाव हमारी संसद और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देश का शासनाध्यक्ष शासनाध्यक्ष चुनाव द्वारा चुनकर आता है, न कि वंशानुगत रूप से। तो एक बात तो आपको ध्यान रखनी, गणतंत्र का मीन्स होता है जो देश का शासन का अध्यक्ष होता है वह चुनाव द्वारा चुनकर आता है, वह वंशानुगत नहीं आता। जैसे जैसे भारत का राष्ट्रपति प्रति
5 वर्ष बाद अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनकर आता है। तो इस प्रकार से हमने गणतंत्र की बात करी। ठीक, अब कुछ और शब्दावलियां। नंबर 6 आता है। नंबर 6, अब हम न्याय की बात करते हैं। तो इसमें आपको केवल 3 शब्द ध्यान रखने हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने न्याय बताए गए हैं। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक न्याय, दूसरा आता है सामाजिक आर्थिक न्याय, एवं तीसरा आता है आपके राजनीतिक न्याय। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय हैं। इनका आपको नाम याद रखना है कि निम्न में से कौन से न्याय प्रस्तावना के अंदर लिखित नहीं। तो ये 3 न्याय ध्यान रखने। न्याय के बाद आती है आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो 7वां पॉइंट आएगा स्वतंत्रता। कितने प्रकार की है? न्याय है 3 प्रकार का, ये संख्या भी पूछ सकते हैं। और आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक, कौन कौन सी है? विचार, दूसरी है अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, तीसरा है आपके विश्वास, नंबर 4 विश्वास, धर्म, एवं नंबर 5 आता है उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको ध्यान रखनी है जो हमारी प्रस्तावना के अंदर अंकित है। कौन कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसका क्रम भी पूछा जाता है, सीधा क्रम है। और आपको इनमें से निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो 3 इनमें से कोई होगा और चौथा कोई अलग ऑप्शन आएगा। तो आप इसमें से आपको फाइंड करना है। फिर उसके बाद नंबर 8 है अपने समता। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की, कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है, अवसर और प्रतिष्ठा की। अब देखिए, अवसर और प्रतिष्ठा की समता का ही उल्लेख क्यों है? तो हम इसके बारे में देखेंगे। पहला है अवसर, दूसरा है आपके प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या होती है? अवसर क्या होता है? अवसर का मतलब होता है योग्यता प्राप्त व्यक्ति को कार्य करने का अवसर मिलना। आपको अगर अवसर मिल जाता है, आपके पास प्रॉपर काम होता है, आप एक अच्छे पद पर पहुंच जाते हो अपनी योग्यता के आधार पर, तो आपकी प्रतिष्ठा अपने आप बन जाती है। प्रतिष्ठा का मतलब होता है समाज में आपकी योग्यता के अनुसार आपको अहमियत मिलना। और वो अहमियत कब मिलती है? जब आपको सरकार के द्वारा अवसर प्रदान किए जाते हैं। जैसे अब सरकारी नौकरी आती है, कोई IAS RS अधिकारी बन जाता है, तो उसकी भले वो किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, लेकिन अगर वो उस पद पर पहुंच गया तो उसकी प्रतिष्ठा स्वतः ही बन जाएगी। इस प्रकार से अवसर एवं प्रतिष्ठा आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद नंबर 9 कौन सी शब्दावली आएगी आपके? बंधुता। अगला आएगा आपके बंधुत्व। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे के साथ रहना। बस इतना ही ध्यान रखना। ये क्या कहता है? भारत के सभी धर्म लोग भाईचारे के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहना। तो प्रस्तावना में इंकित बंधुत्व शब्द भारत के लोगों को भाईचारे के साथ रहने, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात करता है। इस प्रकार आप देखोगे कि हमारे संविधान के अंदर एकता है, अखंडता है। अगर आप बंधुत्व के साथ रहोगे तो क्या होगा? एकता एवं अखंडता की स्थापना होगी। अगर भारत के अंदर सभी लोगों में बंधुत्व का, भाईचारे के साथ रहने का अगर किसी प्रकार का गुण है आप में, तो आप सभी लोग मिलजुल कर एकता के साथ रहोगे और अपने देश को कभी भी
विखंडित नहीं होने। अखंडता का मतलब होता है एक बार अब आपने कोई इकाई बना दी, अब उसको आपको अलग नहीं करना है। जैसे आप देखोगे 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत जो बना है, आज वो भारत वैसा ही है, उसके कोई भी टुकड़े अलग नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम एकता के साथ रहे और बंधुत्व को हमने ग्रहण किया। अब अगली बात आती है, अगला हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके संबंध में भी सवाल आते हैं, कौन से वाद के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग है और कौन से वाद के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो दो वाद देखेंगे, एक तो आता है आपके बेरुवाड़ी वाद जो होता है आपके 1960 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था? तो इसका निर्णय था भाग नहीं, यानी बेरुवाड़ी वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। प्रस्तावना को इसने केवल उद्देश्य माना है। अगर संविधान के अंदर कहीं पर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप प्रस्तावना का सहारा तो ले सकते हो, लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, एक वाद होता है 1973 में, केशवानंद भारतीय वाद 1973 में। और इस वाद में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग या अभिन्न अंग है। उसके बाद इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो ये आपके दो वाद है। कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? बेरुवाड़ी वाद। कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और इसमें संशोधन करने की बात कही गई? तो वो है आपके केशवानंद भारती वाद। अब अगला आता है आपके प्रस्तावना का महत्व। कुछ विचारकों ने प्रस्तावना के महत्व के बारे में प्रकाश डाला है। प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना के महत्व के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते। पहला आता है आपके एन की पालकी वाला। क्या नाम है आपके? एन के पालकी वाला कहते हैं कि जो प्रस्तावना होती है वह संविधान का परिचय पत्र होता है। जैसे क्या नाम है, नंबर फर्स्ट आती है आपकी एन के पालकी वाला। इन्होंने क्या कहा? इनके अनुसार प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र ये पहला। एन के पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र के रूप में संबोधित किया है। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो उसका नाम है आपके एन के पालकी वाला। जैसे मेरे नाम से भी कर सकते हो नीरज कुमार, तो एन के पालकी वाला थोड़ा सिमिलर कि नीरज सर ने पढ़ाया तो एन मेरे नाम से ले लो, इस प्रकार से भी याद किया जा सकता है। ठीक, अगला इसमें आता है कि प्रस्तावना क्या कहते हैं उसको, एक शब्द आता है प्रस्तावना को आपके संविधान की आत्मा किसने कहा है? संविधान का एक विचारक है ठाकुर भार्गव दास। दो ही याद करनी है अपने, ज्यादा नहीं करनी, ज्यादा लोड लेके अपने समस्या नहीं क्रिएट करनी है। दूसरा आता है आपके
ठाकुर भार्गव दास, इन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले विचारक ठाकुर भार्गवदास और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहने वाले विद्वान N.K. पालकीवाल है। इसके आगे एक लास्ट बिंदु रहा है कि भाई जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके दरमियान कौन कौन सी शब्दावली प्रस्तावना के अंदर जोड़ी गई। तो कौन सा आपके 42वां संविधान संशोधन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, यानी प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार ही उसमें संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू था और इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान के अंदर जोड़े गए और बदले गए थे, इसलिए यह संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इसके संबंध में भी कभी आ सकता है, कभी इन फ्यूचर आगे के एग्जाम्स में, कि मिनी संविधान किसी कौन से संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मिनी संविधान। मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा सा संविधान। इसमें बहुत सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया, बहुत से शब्दावलियों को आप कहोगे इसमें जोड़ा गया, तो उसके कारण इसको मिनी संविधान कहा जाता है। अब आता है इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा? 3 शब्द जोड़े। सवाल आता है 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा? तो पहला शब्द जोड़ा आपके समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा पंथ निरपेक्ष, एवं तीसरा शब्द जोड़ा आपके अखंडता। पहले आपके संविधान के अंदर प्रस्तावना में, मूल संविधान में ये 3 शब्द नहीं थे। ये 3 शब्द आपको नए देखने को मिलेंगे 1976 के बाद से। तो ये था हमारा संविधान और उसकी प्रस्तावना जो मैंने आपको बताया। यानी आपको इसमें से कोई लोड नहीं लेना। इसका एक सवाल तो तय है, इसमें क्या पूछ सकते हैं कि एक तो आता है कि संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, तो संविधान के उद्देश्य हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना का, कभी कभी क्या होता है कि क्रम पूछा जाता है प्रस्तावना का, कि निम्न में से शब्दावली का क्रम बताइए। तो आपको एक क्रम बता दूं मैं, क्रम किसका? तो ये एक आता है, एक आपको क्रम ध्यान रखना है, न्याय। न्याय के बाद आती है आपके स्वतंत्रता, इसके बाद आती है आपके समता, और इसके बाद आती है आपके बंधुता। ये क्रम बहुत से एग्जाम्स में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, तो ये क्रम आने की संभावना है। और पहले वाला संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, एक क्रम उसका बनता है। एक तो आता है आपके संप्रभु,
उसके बाद है आपके समाजवादी। उसके बाद आपके है इसमें पंथ निरपेक्ष। अगली शब्दावली है आपके लोक तांत्रिक। और उसके बाद आता है आपके गणतांत्रिक। तो पहली शब्दावली तो ये नीचे वाली है, यहां से शुरू होगी और उसके बाद आप देखोगे न्याय शुरू हो जाएगा। तो ये अलग अलग आती है शब्दावली, इसका कोई भी सीक्वेंस या तो पहले वाला पूछ सकते हैं, या तो आपके ये वाला आ सकता है क्रम, और या फिर ये क्रम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अध्ययन बोर्ड ने बहुत ही रेयर या डिफिकल्ट पैटर्न अपना लिया है। उस पैटर्न के अनुसार हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, यही प्रस्तावना है। 30-35 मिनट का वीडियो, ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें। नोट्स कैरी नहीं कर सके क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रिंट तो क्या निकलवाएंगे, 4-5-12 पेज का तो अपन ने मैटर पढ़ा है, तो 12 पेज को आप ढंग से पढ़ लें तो आपके इसमें से एक भी सवाल गलत, क्योंकि मैंने आपको प्रस्तावना का पूरा सार संदर्भ समझा दिया है और इसके बाहर लगभग अधीनस्थ बोर्ड सवाल नहीं पूछता है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी हमारी इस क्लास के बारे में बताएं। आपके सीईटी के बेस के आधार पर हम बिल्कुल मुफ्त यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आप तक वीडियोस पहुंचा रहे हैं। हमें आशा रहेगी कि आप हमारे टीम को, मुझे फुल सपोर्ट करें, ताकि हम सीईटी के बाद आगे खूब एग्जाम्स होने वाले और हमारी टीम आपको बहुत ही अच्छा मैटर सुलभता से आपको यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी। तो आप जुड़े रहे हमसे। चैनल एड्यूज हब टीच में आपका पुनः स्वागत है। आप इस चैनल को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में जो आपकी रहेगी प्रस्तावना की प्रश्नोत्तरी। धन्यवाद दोस्तों।